नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपनी अंतिम कक्षाओं के दौरान हम लोगों ने हिंदी के कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी चर्चा समाप्त की थी और पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ अभ्यास सत्र आयोजित किए थे। ठीक है, उस अभ्यास सत्र से कई छात्रों के परीक्षा के बाद हम लोगों को उत्साह वर्धक कमेंट प्राप्त हुए हैं और उस प्रैक्टिस सेशन से कई प्रश्न जो हैं वो पैट की परीक्षा में आए हैं, या जो बताया था मैंने कि हिंदी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो पैट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बताए थे, तो उसमें जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न उन्हीं टॉपिक्स से पूछे गए हैं। तो जिस कारण से जो हमारे छात्र रहे हैं उनका पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, तो उन्होंने उसके लिए हमें धन्यवाद ज्ञापन दिया। तो उन सभी को मैं संस्थान की ओर से धन्यवाद देता हूं। और उसी कड़ी में छात्रों के द्वारा हमें सुझाव के रूप में ये कहा गया कि सर, आने वाले समय में हाई कोर्ट की परीक्षा का आयोजन होना है, तो उस हाई कोर्ट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप एक अभ्यास सत्र को आयोजित कराएं जिससे कि उस परीक्षा में भी वो अच्छा स्कोर कर सके। तो साथियों, आपके आदेश को ही ध्यान में रखते हुए हम आज से हाई कोर्ट की परीक्षा को केंद्र में रख करके एक अभ्यास सत्र का आयोजन प्रारंभ कर रहे हैं और आने वाले समयों में इसी परीक्षा को केंद्र में रखते हुए इसमें जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाने की संभावना है उन प्रश्नों को हम अपने अभ्यास सत्रों में शामिल करेंगे। तो हाई कोर्ट संबंधित परीक्षा के अभ्यास सत्र का आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रारंभ की गई ये पहल आप सभी के लिए लाभान्वित होगी। मैं आपसे एक बार पुनः आज की क्लास को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने जो भी इष्ट मित्र हैं या जो भी आपके मिलने वाले हैं जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट की परीक्षा को के फॉर्म को भरा है, आप उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक के द्वारा सूचित करें। ठीक है, ताकि वो भी इस मुहिम से लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो आइए आज हम हाई कोर्ट में जो विगत वर्षों में वोकैब के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हिंदी व्याकरण के, उनसे अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो आइए आज के अपने पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज की चर्चा का हमारा पहला प्रश्न जो है साथियों, वो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। ठीक है, तो साथियों वास्तव में देखिए, अगर हम देखें तो ये प्रश्न हमारा जो है वो आपका अनेकार्थक शब्दों के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, अनेकार्थक शब्दों के अंतर्गत पूछा गया है और हाई कोर्ट के सिलेबस में अनेकार्थक शब्द भी आपके सिलेबस में है। तो हम लोग जरा देखते हैं इसके विकल्प क्या है। तो इसका विकल्प है ए स्नेह, बी प्रीति, सी अनुराग और डी प्रणय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा ए स्नेह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्नेह जो होता है, स्नेह, ठीक है, स्नेह के यहाँ पर स्नेह जो है वो एक अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। स्नेह का एक अर्थ तो प्रेम होता है। ठीक है, स्नेह, हम किसी से स्नेह रखते हैं तो उससे प्रेम की बात होती है, और स्नेह का ही एक अर्थ
तेल भी होता है। स्नेह का ही एक अर्थ तेल भी होता है। आपने कई जगह पर तेल के शब्द के रूप में या विकल्प के रूप में ये स्नेहक का प्रयोग देखा होगा, स्नेहक का प्रयोग देखा होगा। तो याद रखिएगा, ये जो स्नेह शब्द है ये अनेकार्थी प्रवृत्ति का शब्द है, जिसका एक अर्थ क्या, प्रेम के साथ साथ तेल भी होता है। ठीक है, तेल भी होता है। आइए अपने दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन करें। अनेकार्थक शब्द का चयन करें। अब अनेकार्थक शब्द का मतलब यहां पे हुआ कि ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो। तो विकल्प देखिए, विकल्प हम लोग देखते हैं। विकल्प ए कह रहा है अंग, विकल्प बी कह रहा है नासिका, सी नेत्र और डी कान। ठीक है, तो इस प्रश्न का साथियों जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा विकल्प ए अंग। ठीक है, अंग। ठीक है, अंग जो है, अंग एक अनेकार्थी शब्द है जिसका देखिए एक सामान्य अर्थ शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मुंह, दांत, ये सब जो है ये हमारे शरीर के क्या है, ये अंग है। अर्थात इन सब से मिलकर ही किसकी, हमारे शरीर की जो है वो रचना हुई है, हमारे शरीर की जो रचना हुई है। तो इसको एक अर्थ तो इसका हो जाता है शरीर के अंग। ठीक है, दूसरा एक सामान्य अर्थ भाग के रूप में भी इसका हो जाता है। अंग का एक अर्थ भाग भी होता है। ठीक है, भाग का मतलब हिस्सा, भाग का मतलब हिस्सा। तीसरा इसका एक अर्थ शाखा भी होता है, इसका एक अर्थ शाखा भी होता है। ठीक है, शाखा भी होता है। इसका एक अन्य अर्थ अवयव भी होता है, अवयव भी होता है। तो साथियों इस प्रकार से जब आप किताब में देखेंगे तो अंग के आपको कई अर्थ प्राप्त हो जाएंगे। जो प्रमुख कुछ थे उनका मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया है, उसका मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया, जैसे शरीर का भाग या सिर्फ सामान्य रूप से भाग, अवयव या शाखा, भाग, अवयव या शाखा। तो ये इसके प्रमुख अर्थ हैं शब्द के। तो इस प्रकार से ये जो अंग शब्द हमारा है वो अनेकार्थक प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पे हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए, अनेकार्थी शब्द नहीं है, यहां पर यह चीज इस बात को इंगित करती है कि अंक शब्द जो है वो एक अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, अनेकार्थी शब्दों की श्रेणी में आने वाला शब्द है। ठीक है, अब अगर अनेकार्थी शब्दों की श्रेणी में आने वाला ये शब्द है तो इसके कौन कौन से अर्थ हैं। ठीक है, तो यहां पर यह पूछा गया है कि अंक का कौन सा अर्थ नहीं है। तो अब हम यहां पे जरा चर्चा करते हैं। तो देखिए, गोद, गोद ये अंक का अर्थ है। ठीक है, हाँ, अंक का एक अर्थ गोद होता है। ठीक है, अंक का एक अर्थ गोद होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा, संख्या, बिल्कुल संख्या हम लोग बोलते हैं अंक गणित। ठीक है, अंक गणित यानी अंकों की गणित। अंकों की गणित का मतलब ऐसी गणित जिसमें संख्या का जिक्र होता है। तो देखिए, अंक का एक अर्थ क्या हो गया, संख्या भी हो गया। तो यहां पर देखिए, अंक का एक अर्थ आपको क्या मिला, अंक का एक अर्थ आपको मिला गोद। ठीक है, गोद। ठीक है, और दूसरी संख्या, बिल्कुल इसका अर्थ होता है, संख्या इसका अर्थ होता है। और तीसरा, नाटक का एक भाग। ठीक है, बिल्कुल अंक नाटक के एक भाग को भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, हम लोग जब कोई नाटक मतलब विधा को जब हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इस अंक का समापन हुआ या ये अंक प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो उस अंक का समापन या प्रारंभ से मतलब होता है उसके एक भाग से होता है, उसके भाग से होता है। तो किसी नाटक का एक भाग, नाटक का एक भाग भी क्या कहलाता है, नाटक का एक भाग भी अंक कहलाता है, नाटक का एक भाग भी अंक कहलाता है। सच तो इस प्रकार से ये तीन विकल्प जो है वो अंक के अर्थ है, अंक का अर्थ प्रदान कर रहे हैं। इसका चौथा विकल्प जो होगा डी, पृथ्वी, ये
अंक का अर्थ नहीं होगा। तो इस कारण से हमारे इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी पृथ्वी। तो डी पृथ्वी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि अंक का अर्थ पृथ्वी नहीं होता, बाकी के ये गोद, संख्या और नाटक का एक भाग अंक के ही अन्य अर्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अंक के ही अन्य अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बहुत बढ़िया साथियों वाक्यांश पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो हम उसकी चर्चा भी यहां पर कर दें। अंक से ही बना है। देखिए, एक शब्द होता है अंकस्थ। ठीक है, एक शब्द होता है अंकस्थ और दूसरा शब्द होता है अंक शयनी। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं वोकैब के दृष्टिकोण से। अंक से ही ये शब्द थोड़ा सा स्मृति में आया है। तो अंकस्थ का मतलब होता है गोद में लिया हुआ। अगर वाक्यांश में आज आपसे पूछा जाए कि गोद में लिया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, गोद में लिया हुआ, गोद में लिया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए प्रयुक्त करें तो साथियों उसका आंसर हो जाएगा अंकस्थ। उसका आंसर क्या हो जाएगा, अंकस्थ। और अंक शयनी, अंक शयनी। ठीक है, तो साथियों ये होता है गोद में सोने वाली, गोद में सोने वाली, ठीक है, जो स्त्री होती है, गोद में सोने वाली जो स्त्री होती है, उस स्त्री को साथियों हम क्या बोलते हैं, अंकशयनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकशयनी बोलते हैं। तो ये दोनों जो है साथियों बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश के दृष्टिकोण से प्रश्न है जिनमें अंक का प्रयोग हुआ है, अंक का। और यहां से आपको एक चीज स्पष्ट भी हो रही है कि अंक का एक अर्थ क्या है, अंक का एक अर्थ क्या है, गोद भी एक अर्थ होता है। ठीक है, गोद भी एक अर्थ होता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आइए अपने अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। ठीक है, अंक शब्द के, अब ये भी देखिए दोनों ही क्वेश्चन जो है वो हाई कोर्ट की परीक्षा में आए हुए हैं। अब जरा क्वेश्चंस की प्रकृति देखिए। मैं अपनी पिछली कक्षाओं में आपसे इस बात की चर्चा करता रहा हूं, या मैं अपनी क्लासों में भी निरंतर इस बात को बोलता हूं। मैं कहता रहता हूं कि पेपर जो होता है वो 50 से 60% पेपर जो होता है वो रिपीट ही होता है, वो रिपीट ही होता है। बस आपको ये पहचानना होता है कि प्रश्न रिपीट कैसे हुआ है। ठीक है, देखिए कभी कभी होता है कि एकदम जो क्वेश्चन जिस रूप में परीक्षा में आया है वो उसी रूप में दोबारा परीक्षा में आ जाए, उसी रूप में दोबारा परीक्षा में आ जाए। लेकिन पेपर सेटर भी इस चीज़ को जानता है कि अगर हम उसी रूप में दे देंगे तो बच्चा उसको, उसके जो उत्तर को है वो आसानी से निकाल लेगा या उसका उत्तर लगा देगा। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है कि उस प्रश्न की जो भाषा है, ठीक है, उस भाषा को परिवर्तित कर देता है, उस भाषा को परिवर्तित कर देता है ताकि थोड़ा सा देखने में ये लगे कि प्रश्न जो है वो परिवर्तित हुआ है। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा सावधानी से अध्ययन किया है तो आप उस चीज़ को बहुत आसानी से पहचान जाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो तो विगत परीक्षा में पूछा गया था, बस उसकी लैंग्वेज को ही आप उसको क्या किया गया है, उसकी भाषा को ही क्या किया गया है, परिवर्तित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब पिछली परीक्षा में जो हमने पिछला क्वेश्चन अभी देखा वो क्या पूछा गया था कि अंक का अर्थ नहीं है, अंक का अर्थ नहीं है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो कैसे पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि अंक का कौन सा शब्द समूह, कौन सा शब्द समूह ऐसा है जो अंक का समान अर्थ देता है, अंक के समान, यानी अंक का कौन कौन सा अर्थ होता है, ऐसे समूह का आपको इस प्रश्न में चयन करना है। तो एक प्रकार से देखिए प्रश्न ये जो है वो रिपीट ही है, इस प्रश्न की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हो गई है, पुनरावृत्ति हो गई है। ठीक, अब यदि आपको ये मालूम है कि अंक के क्या क्या अर्थ होते हैं, ठीक है, अंक के क्या क्या अर्थ होते हैं, तो आप उस प्रश्न को भी निकाल सकते हैं कि अंक का ये अर्थ नहीं होता जो कि पीछे था। और यदि इसके मालूम है क्या क्या अर्थ होते थे तो आप यहाँ पर उस शब्द समूह का भी चयन कर सकते हैं
जो अंक शब्द से संबंधित अर्थ प्रदान करता है, संबंधित अर्थ प्रदान करता है। ठीक, तो अब यहां पर हम जरा एक बार विकल्प के रूप में चयन कर लेते हैं। तो विकल्प देखते हैं, संख्या, भाग या टुकड़ा। विकल्प बी है इसका अध्याय, समय और अवस्था। ठीक है, विकल्प सी है अंग, गोदी या हिस्सा, और विकल्प डी है गोद, संख्या या अध्याय। गोद, संख्या या अध्याय। तो साथियों, जैसा कि पिछले प्रश्न में ही हमने देखा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प डी, गोद, संख्या और अध्याय। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी व्याख्या तो हम पीछे कर ही चुके हैं। तो हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, हमारा अगला प्रश्न मतलब हाईकोर्ट की परीक्षा, या मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी मतलब कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय के रूप में है, विषय के रूप में है, ठीक है, तो उस परीक्षा में आपको एक टॉपिक जो हमेशा और हमेशा प्राप्त होता है वो वोकैब का एक टॉपिक वाक्यांश का होता है। कम से कम एक प्रश्न तो आपका वाक्यांश का परीक्षा में होगा ही। तो साथियों, उस वाक्यांश के टॉपिक को आज हम अपनी चर्चा में शामिल किए हैं। तो देखिए, हमारा वाक्यांश का पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो विकल्पों पे हम चर्चा करते हैं। तो इसका विकल्प ए है खंडिता, विकल्प बी अनहूढ़ा, विकल्प सी अध्यूढ़ा और विकल्प डी परित्यक्ता। तो साथियों, चारों ही विकल्प जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। चारों ही विकल्पों से प्रश्न परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में बनते रहे हैं। तो पहले तो हम जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न के संदर्भ में उसका आंसर देख लेते हैं कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों होगा विकल्प सी, विकल्प सी। ठीक है, अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा ऐसी स्त्री को हम बोलते हैं, ऐसी स्त्री को बोलते हैं जिसका पति क्या करता है, दूसरा विवाह कर लेता है, जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है, उस स्त्री को हम अध्यूढ़ा के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक, अब इसके विकल्पों पे जरा हम चर्चा कर लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो साथियों, इसका पहला विकल्प जो लिखा हुआ है वो लिखा है खंडिता। इसका पहला विकल्प लिखा है खंडिता। खंडिता का मतलब क्या होता है? देखिए, खंडिता का मतलब होता है ऐसी स्त्री, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ऐसी स्त्री, ठीक है, जिसका पति ठीक है दूसरी महिला के साथ रात बिताया हो। तो कोई स्त्री जो है, ठीक है, अगर उसका पति किसी अन्य महिला या पर महिला के साथ रात्रि व्यतीत करे तो वो स्त्री जो है वो क्या कहलाती है? खंडिता कहलाती है। क्या कहलाती है? खंडिता कहलाती है। अच्छा, दूसरा विकल्प हम लोग यहां पे देख लेते हैं। दूसरा विकल्प हमारा दिया हुआ है अनूढ़ा। ठीक है, अनूढ़ा। अब इस शब्द को देख लीजिए। तो इस शब्द को जब आप तोड़ेंगे साथियों तो बहुत आसानी से इस शब्द को आप तोड़ पाएंगे। ये शब्द जो है अन उपसर्ग से बना है, अन्न धन ऊढ़ा, अन्न धन ऊढ़ा। अब यहां पर आपको देखिए एक नया शब्द भी मिल गया, नया शब्द मिला ऊढ़ा। अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि ऊढ़ा किसका पर्यायवाची है? वाक्यांश के संदर्भ से मैं बता रहा हूं। देखिए, यहां से जैसे ही इस शब्द को आपने तोड़ा तो यहां पर यह मिला कि ये अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और ऊढ़ा शब्द है। ऊढ़ा यानी उपसर्ग के मेल से निर्मित यह पद है। ऊढ़ा शब्द का साथियों जो अर्थ होता है, ऊढ़ा शब्द का अर्थ होता है स्त्री। ठीक है, ऊढ़ा शब्द का अर्थ होता है स्त्री। ठीक है, तो अनूढ़ा का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो।
जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह नहीं हुआ होगा वो स्त्री क्या कहलाएगी? अनूढ़ा। वो स्त्री क्या कहलाएगी? अनूढ़ा। अब इसी से देखिए, यहां पर विकल्प में नहीं है, लेकिन मैं एक और नया शब्द आपको देने जा रहा हूं, ठीक है। अनूढ़ा के जैसा ही एक और शब्द हिंदी में स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है, और वो शब्द जो है वो शब्द होता है नवोढ़ा। ये आप लोगों ने सुना होगा, नवोढ़ा। अब इस शब्द को जब आप तोड़ते हैं तो देखिए, नवोढ़ा शब्द को जब आप तोड़ते हैं तो ये शब्द टूटता है नवदन ऊढ़ा। नवदन ऊढ़ा। तो यहां पर ऊढ़ा का मतलब तो हो गया स्पष्ट, विवाहित स्त्री। ऊढ़ा का मतलब क्या हो गया? विवाहित स्त्री या स्त्री, ठीक। लेकिन नव शब्द का मतलब होता है नया, नया। तो नवूढ़ा किसको बोलते हैं? नवूढ़ा बोलते हैं नव विवाहित स्त्री को। ये प्रश्न लिखते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। नव विवाहित स्त्री, ऐसी स्त्री जिसका अभी अभी क्या हुआ हो? विवाह हुआ हो, उस स्त्री को हम लोग नवोढ़ा के नाम से जानते हैं। नवोढ़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है, पक्का। अच्छा, यहां पर एक विकल्प और दिया है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला विकल्प दिया हुआ वो दिया है परित्यक्ता। विकल्प दिया हुआ है परित्यक्ता। परित्यक्ता के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो परित्यक्ता का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसका पति स्त्री का त्याग कर दे। त्याग कर दे, ठीक है। यानी कोई ऐसी स्त्री जिसका पति उसे क्या करे? छोड़ दे। जिसका पति उसे क्या करे? छोड़ दे। तो ऐसी स्त्री को हम किस नाम से जानते हैं? परित्यक्ता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परित्यक्ता के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये चारों विकल्प को हमने देख लिया, ठीक है। और इससे प्रश्न का जो सही उत्तर है उसको भी हमने देख लिया, जो कि क्या होगा? अध्यूढ़ा। क्या होगा? अध्यूढ़ा। तो आइए अपने अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो देखिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीन, यहां पे दुखियों होगा, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो विकल्प हम लोग देखते हैं, ए दातत्य, बी सदावर्त, सी धर्मार्थ और डी भंडारा, ठीक है। तो साथियों, परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कहलाता है सदावर्त। दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम लोग सदावर्त के नाम से जानते हैं। सदावर्त के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो वो क्या कहलाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए उत्तीर्ण, विकल्प बी भारहीन, विकल्प सी उऋण और विकल्प डी मृणमय। विकल्प डी मृणमय। तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर जो है वो है उऋण, ठीक है, उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो, ठीक है, उसे हम उऋण बोलते हैं, ठीक है ना। जिसने ऋण चुका दिया हो वो उऋण कहलाता है, ठीक है। या इसी के सापेक्ष एक दूसरा शब्द भी इसके लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। उऋण बोल सकते हैं जिसने ऋण चुका दिया हो, या ऐसा व्यक्ति जिसने ऋण चुकाया हो वो व्यक्ति कहलाता है उत्तमर्ण, ठीक है, उत्तमर्ण। ध्यान रखिएगा, उऋण हो या उत्तमर्ण हो दोनों एक ही के लिए प्रयुक्त होंगे। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो वो क्या कहलाएगा? उऋण, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिए, एक प्रश्न तो आपका है जिसने ऋण चुका दिया हो वो कहलाएगा उऋण या उत्तमर्ण, उऋण या उत्तमर्ण। अब इसी के विलोम के रूप में भी आपसे शब्द पूछ सकता है कि उऋण या उत्तमर्ण का विलोम क्या होगा, या वाक्यांश के दृष्टिकोण से ही यदि हम प्रश्न बनाएं तो हम बना सकते हैं कि जिसने ऋण ना चुकाया हो, जिसने
ऋण ना चुकाया हो, ऋण ना चुकाया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम एक शब्द के रूप में किसका चयन करते हैं? एक शब्द के रूप में हम जो शब्द लिखते हैं वो शब्द होता है अधमर्ण, शब्द होता है अधमर्ण। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए, ये भी अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और थोड़ी सी आप अपनी समझ को विकसित कर ले तो आप देखिए यहां पे बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये प्रश्न भी एक प्रकार से रिपीट ही होगा आगामी आने वाली परीक्षाओं में। अगर वो ये पूछ चुका है कि जिसने ऋण चुका दिया हो, तो यदि ऋण से संबंधित बात करेगा तो एक प्रकार से वो प्रश्न की पुनरावृत्ति ही होगी, प्रश्न की पुनरावृत्ति ही होगी। और अगर आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको मिल जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने ऋण नहीं चुकाया है, तो ये माना जाता है, ये स्वाभाविक है कि ऐसा मान लिया जाएगा कि एक प्रकार से प्रश्न की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। बस अंतर इतना है कि आपको समझ को विकसित करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, समझ को विकसित करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है कि यदि एक बार पूछा जा चुका है कि ऋण चुकाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो पूर्ण संभावना इस बात की भी बन जाती है कि आने वाले समय में वो हो सकता है ये पूछ दे कि ऐसा व्यक्ति जिसने ऋण ना चुकाया हो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, उसके लिए हम लोग पहले से तैयारी करके चलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने ऋण ना चुकाया हो वो व्यक्ति कहलाता है अधमर्ण। और इसी को आप विलोम युग्म के रूप में लिख सकते हैं कि जो उत्तमर्ण है इसका विलोम हो जाता है अधमर्ण। ठीक है। तो उत्तीर्ण मतलब आप सभी जानते हैं, उत्तीर्ण का मतलब सफल होना होता है। ठीक है, भारहीन जिसमें कोई भार ना हो। और मृणमय का मतलब होता है मिट्टी से संबंधित। ठीक है, मिट्टी से संबंधित जो होता है वो क्या कहलाता है? मृणमय कहलाता है। क्या कहलाता है? मृणमय कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न के भी हमारे सभी विकल्पों की चर्चा पूर्ण हुई। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द को चुनना है, हमें उचित एक शब्द को चुनना है। बोल रहा है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है प्रारूप, विकल्प बी मसौदा, विकल्प सी विधेयक और विकल्प डी प्रश्नोत्तर। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा विकल्प सी विधेयक। विकल्प सी विधेयक। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो हमारा विधेयक होता है, ठीक है, ये विधेयक का मतलब क्या होता है? विधेयक का मतलब होता है कि कानून, ठीक है, कानून का रूप देने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव। ठीक है, यानी ऐसा कोई प्रस्ताव जिसे कानून बनाना हो, ठीक है, भविष्य में जिसके कानून बनने की संभावना हो, ऐसा कोई जो प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को हम किस नाम से जानते हैं? उस प्रस्ताव को हम विधेयक के नाम से जानते हैं। और एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि ऐसा विधेयक, ठीक है, ऐसा विधेयक जो सर्वसम्मति से स्वीकार हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधेयक का मतलब क्या होता है? विधेयक का मतलब होता है लाया गया प्रस्ताव। अंतर याद रखिएगा, विधेयक का मतलब होता है लाया गया प्रस्ताव। ठीक है, जिसे क्या बनाना हो? जो भविष्य में कानून बनना हो, जिसे भविष्य में कानून का रूप देना हो, ऐसा लाया गया प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। ऐसा लाया गया प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। और सर्वसम्मति से यदि इस विधेयक का मतलब प्रस्ताव से है, सर्वसम्मति से यदि विधेयक को स्वीकार कर लिया जाए, यानी हम लिख सकते हैं सर्वसम्मति से स्वीकृत
जो विधेयक होगा, सर्वसम्मति से स्वीकृत जो विधेयक होगा साथियों, इस विधेयक को ही हम कानून या अधिनियम के नाम से जानते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि अधिनियम जो है वो इसका सही रूप क्या है, या ये क्वेश्चन के रूप में दे देता है कि सर्वसम्मति से जो स्वीकृत, ठीक है, स्वीकृत जो विधेयक होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो साथियों ये जो है विकल्प, आप इसको बहुत अच्छे से याद रख लेंगे कि सर्वसम्मति से जो स्वीकृत विधेयक होता है उस विधेयक को हम अधिनियम या कानून के नाम से जानते हैं, अधिनियम या कानून के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, वो कह रहा है मिश्रण का विलोम है। साथियों कई परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता गया रहा है, बार बार पूछा जाता गया रहा है। तो ये प्रश्न जो हमारा है कि मिश्रण का विलोम है, मिश्रण का विलोम है क्या होगा। तो पहले विकल्प हम देखते हैं। इसका विकल्प ए कह रहा है कम, विकल्प बी रुच्छ, विकल्प सी गाफिल और विकल्प डी साबुत, विकल्प डी साबुत। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर तो हो जाएगा रुच्छ, विकल्प तो हो जाएगा रुच्छ, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। लेकिन अब हम इस प्रश्न में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब यहां पर मिश्रण शब्द जो दिया हुआ है साथियों, देखने वाली बात क्या है कि अब अगर ये शब्द मिश्रण विलोम के रूप में ना पूछ करके अगर ये पूछ दिया जाए कि इसका पर्यायवाची क्या है, तो इसका अर्थ आना आप लोगों को बहुत जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो मिश्रण शब्द का अर्थ क्या है, और मैं आप लोगों से ये कहता भी रहता हूं कि जब भी आप अपनी पढ़ाई करें या आप अपना अध्ययन करें, तो अध्ययन करते समय सिर्फ आप खाना पूर्ति करते उसको पढ़ते हुए ना बढ़ जाए। पढ़ते समय आपको जो उसमें टर्म या शब्द ऐसे आ रहे हैं जिनका अर्थ नहीं पता है, तो उन्हें आप अलग कहीं पर नोट कर लें और फिर उनके अर्थ को जानने का प्रयास करें। ठीक है, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, मेरा मत रहा है कि भाषा को पढ़ने का सबसे मतलब आसान तरीका होता है उसका अर्थ जान लेना। ठीक है, कोई भी भाषा हो, अगर उस भाषा में प्रयुक्त जो शब्द है उसका अर्थ आपको आता है, उसका अर्थ आप जानते हैं, तो वो भाषा को पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो चीजें प्रयुक्त हो रही है वो आपको आ रही है, तो जो चीज वो कहना चाह रही है उन चीजों को आप आत्मसात कर पाएंगे, उन चीजों को आप ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मिश्रण शब्द, जैसे अब मिश्रण शब्द का आपको मीनिंग ही नहीं मालूम, तो मिश्रण शब्द का अर्थ देखिए होता है, मिश्रण शब्द का अर्थ होता है मुलायम, मुलायम। ठीक है, या इसी को बोलते हैं कोमल, मुलायम या कोमल, याद रखिएगा मिश्रण का अर्थ होता है मुलायम या कोमल। अब देखिए अगर आपको इसका अर्थ मालूम है तो आप ना जानते हुए भी उसके विकल्प तक पहुंच जाएंगे कि ऐसा कोई शब्द जिसका अर्थ क्या हो। अगर विलोम पूछ रहा है तो ऐसा कोई शब्द जिसका अर्थ इसका विपरीत अर्थ प्रदान करे वो इसका विलोम हो जाएगा। तो साथियों देखिए कम का मतलब तो मतलब विशेषण के रूप में है, एक विशेषण का पद है, तो कम तो इसका कोमल या मुलायम से कोई लेना ही देना नहीं। ठीक है, गाफिल जो है ये अरबी फारसी भाषा का विदेशज शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ भी आप लिख लीजिए, गाफिल का अर्थ जो होता है वो होता है बेखबर, बेखबर का मतलब जिसको अपनी कोई खबर ना हो, जिसको अपनी कोई खबर ना हो। ठीक है, तो वो कहलाएगा गाफिल। साबूत का मतलब होता है जो टूटा ना हुआ हो। ठीक है, तो साबूत का मतलब जो टूटा ना हुआ हो, तो इसका विलोम हो जाएगा टूटना या टूटा। साबूत का मतलब टूटा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, हम लोग जब बाजार में काजू खरीदने जाते हैं तो वो पूछता है आपको कैसा काजू चाहिए, साबूत की टुकड़ा। तो साबूत का मतलब क्या हुआ, जो टूटा ना हो, और टुकड़े का मतलब जो टूट गया हो। तो साबुत का अर्थ टूटा या टुकड़ा भी हो सकता है, टूटा या टुकड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर जो बच रहा है विकल्प बी रुच्छ। ठीक है, रुच्छ शब्द जो है देखिए अब यहां से अगर हम
एक और अध्याय को इसमें शामिल करते हैं, एक और अध्याय को इसमें शामिल करते हैं। रूच्य शब्द यदि मैं पूछूं कि उत्पत्ति के आधार पर कैसा शब्द है, यानी शब्द रचना के अंतर्गत हम इस प्रश्न को ले जा रहे हैं, इस प्रश्न को हम शब्द रचना के अंतर्गत ले जा रहे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कि रूच्य शब्द की प्रकृति बताइए, रूच्य शब्द की प्रकृति बताइए। तो यहां पर देखिए, यहां किस वर्ण का प्रयोग हुआ है, यहां पर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। और साथियों, शब्द रचना की चर्चा के दौरान हमने एक बिंदु के रूप में इसको आपको लिखवाया था कि यदि किसी शब्द में या पद में किसका संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो जाए, किसका प्रयोग हो जाए, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो जाए, तो ऐसा पद जो होता है वो प्रायः किसके अंतर्गत आता है, तत्सम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तत्सम। तो देखिए, अगर उत्पत्ति के आधार पर इस शब्द की प्रकृति या श्रेणी पूछी जाएगी तो ये शब्द किस श्रेणी में आएगा, तत्सम की श्रेणी में आ जाएगा। और अगर तत्सम पूछ रहा है तो इस शब्द का क्या होगा, तद्भव भी होगा। तो रूच्य का जो तद्भव होगा वो होगा रूख, रूख, ठीक है, रूख। और कुछ पॉइंट अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि छा शब्द का प्रयोग अगर किसी शब्द में होता है तो उसका तद्भव बनाते समय ये छा जो है वो किसमें, खा में परिवर्तित हो जाता है। साथियों को याद होगा, खा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, रूच्य का ये क्या हो गया, रूख, और यही रूख शब्द से निर्मित हुआ है रूखा, ठीक है, रूखा। और रूखा का अर्थ होता है कठोर। क्या होता है, कठोर। तो देखिए, एक विषय से, एक चीज से दूसरी चीज किस तरीके से अंतर्ग्रथित होती है, ठीक है, किस तरीके से जुड़ी होती है, उसका बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिला, देखने को प्राप्त हुआ। तो पहले तो हम इस प्रश्न का आंसर जान लिए थे कि मिश्रण का अर्थ क्या हुआ, मिश्रण का विलोम क्या हुआ, रुच हुआ। मिश्रण का विलोम क्या हुआ, रुच हुआ। और उसके बाद हमने उस शब्द पे अपनी चर्चा कर ली थी, ठीक है, और बाकी के जो प्रयुक्त शब्द है उनका अर्थ भी हमने जान लिया था। आइए आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आगे का प्रश्न कह रहा है, स्थावर का विलोम शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थावर का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो हम जरा देख लेते हैं। यहां पर विकल्प के रूप में है ए चंचल, बी जंगम, सी चेतन और डी सचल, ठीक है, सचल। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा साथियों वो होगा बी जंगम, ठीक है, बी जंगम, ठीक है। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं अचल, ठीक है, जो चलने लायक ना हो, चलने स्थिति में ना हो। तो स्थिर हो गया स्थावर, इसका विलोम हो जाएगा जंगम, ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा जंगम। अब विकल्पों पे हम इसकी चर्चा करते हैं। तो इसका विकल्प ए दिया हुआ है चंचल, तो चंचल का विलोम देखिए होता है स्थैर्य, लिख लीजिए, चंचल का विलोम होता है स्थैर्य, चंचल का विलोम स्थैर्य, ठीक है। चेतन का विलोम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जड़, चेतन का विलोम जड़, ठीक है। और सचल का मतलब होता है, विलोम होता है अचल, ठीक है, सचल का विलोम बनेगा अचल। तो ये चारों इसके विकल्पों पे भी चर्चा हो गई, ठीक है। अपना अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न भी विलोम से संबंधित है। ये कह रहा है विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, तो इसके विकल्प हैं ए विवेचन, बी संश्लेषण, सी व्याख्या, डी विभाजित। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बी संश्लेषण, वी संश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण का मतलब होता है, इसका अर्थ जान लीजिए, विश्लेषण का मतलब होता है अलग करना, ठीक है, अलग करना। और संश्लेषण का मतलब होता है एकत्र करना, संश्लेषण का मतलब होता है एकत्र करना, एकत्र करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, रित का विलोम क्या है, रित का विलोम क्या है, ठीक है। विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प ए है अनृत, बी है वक्र, सी है विकीर्ण और डी है अनैक्य, डी है अनैक्य। तो यहां पर देखते हैं, इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ए अनृत, अनृत। अब साथियों, इस प्रश्न की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहां पर ये जो रित शब्द दिया है, यहां पर ये जो
रित शब्द दिया है, ठीक है। इस रित शब्द को यदि हम लोग देखें, यहां पर यदि रित शब्द को देखें तो इस रित शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है सत्य अथवा मोक्ष। सत्य अथवा मोक्ष, ठीक है। रित का अर्थ हुआ है सत्य अथवा मोक्ष। अब अगर इसका विलोम बनाना है तो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में चर्चा में बताया है कि ऐसा कोई शब्द, ठीक है, ऐसा कोई शब्द जिसका प्रारंभ किससे हो, स्वर से हो। री क्या है, देखिए री क्या है, एक स्वर वर्ण है। री क्या है, एक स्वर वर्ण है। तो हमने क्या चर्चा की थी कि ऐसा कोई वर्ण जिसका प्रारंभ किससे हो, स्वर से हो, जिसका प्रारंभ स्वर से हो, तो उसका विलोम यदि उपसर्गों की सहायता से बनाना हो तो हम उसके पहले अन उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, अन उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, अगर इसके साथ हम जोड़ दें, अन उपसर्ग के साथ हम क्या करें, रित को जोड़ दें, ठीक है। तो रित का मतलब होता है सत्य या मोक्ष, और अन का मतलब होता है नहीं, तो ये इसका विपरीतार्थक दे देगा। और जैसे ही ये जुड़ेगा तो देखिए ना कैसा है, हलंत के साथ प्रयोग हुआ है, तो इसके नीचे ये स्वर आ जाएगा और ये शब्द इस प्रकार से लिख जाएगा अनृत, 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 ठीक है। तो ये अनृत शब्द जो है वो रित का विलोम हो जाएगा। ये तो हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। अब हम बात करते हैं विकल्प बी की। तो विकल्प बी जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है वक्र। विकल्प बी क्या दिया हुआ है, विकल्प बी दिया हुआ है वक्र, ठीक है। तो वक्र का मतलब क्या होता है, तो पहले तो वक्र का अर्थ जान लीजिए। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक। अब टेढ़ा का विलोम जो होगा वो होगा सीधा, विलोम होगा सीधा। तो वक्र का विलोम साथियों जो बनता है वो बनता है ऋजु। आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा, एक ऋजु कोण होता है। ऋजु कोण का मतलब एक सीधी सरल रेखा, ठीक है, में निर्मित कोण जो होता है उसे हम ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। तो एक सीधी या सरल रेखा जो कहलाती है उसे हम ऋजु रेखा के नाम से भी जानते हैं, ऋजु रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऋजु का मतलब हो गया क्या, सीधा या सीधी, ठीक है। तो टेढ़ा का विलोम सीधा, तो वक्र का विलोम हो गया ऋजु, वक्र का विलोम हो गया ऋजु। विकीर्ण, ठीक है, विकीर्ण, तो विकीर्ण का मतलब होता है, विकीर्ण का मतलब होता है फैलाना, विकीर्ण का मतलब होता है फैलाना। तो साथियों इसका विलोम जो बनेगा वो बनेगा संकीर्ण। विलोम क्या बन जाएगा, संकीर्ण। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है समेटना, ठीक है, या इकट्ठा करना, या इकट्ठा करना, ठीक है। विकीर्ण का विलोम बनेगा हमारा संकीर्ण, ठीक है साथियों। और डी विकल्प जो है, एक बार फिर से अगर आप इसको ठीक से देख पाए तो ये पद भी जो है ये उपसर्ग की सहायता से निर्मित है। ये पद जो बना है वो बना है अन्न धन, अन्न धन ऐक्य से, अन्न धन ऐक्य से। तो देखिए अन उपसर्ग यदि यहां पर आ रहा है तो इसको हटा देंगे तो पद बनेगा हमारा क्या, ऐक्य। तो अनैक्य का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, ऐक्य। अनैक्य का विलोम हो जाएगा ऐक्य, ठीक है। अपने अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। साथियों अब पर्यायवाची सेगमेंट की ओर हम लोग आ गए हैं। निंदा का पर्यायवाची है तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए कुत्सा, विकल्प बी बरखुरदार, विकल्प सी अपस्मार और विकल्प डी स्तुति। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर है वो सही आंसर है विकल्प ए कुत्सा। विकल्प ए, कुत्सा का मतलब निंदा होता है या किसी की आलोचना होता है, आलोचना होता है, ठीक है, ठीक है। अब बरखुरदार, बरखुरदार ये अरबी फारसी भाषा का एक शब्द है, ठीक है, विदेशज शब्द है जिसका मतलब होता है व्यक्ति के संदर्भ में हम लोग बोलते हैं बरखुरदार, समझदार व्यक्ति के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। अपस्मार, अपस्मार शब्द का जो अर्थ होता है साथियों ये होता है मूर्छा या मूर्छित होना। अपस्मार का अर्थ होता है मूर्छा या मूर्छित होना। और स्तुति का मतलब होता है किसी की वंदना या
प्रार्थना करना, किसी की वंदना या प्रार्थना करना। तो ये इसके अर्थ हो गए पर्यायवाची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो गया हमारा विकल्प ए हो गया, विकल्प ए हो गया। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, यानी उच्च का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए विकल्प ए है टीला, विकल्प बी श्रेष्ठ, विकल्प सी बड़ा और विकल्प डी उठा हुआ, उठा हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा विकल्प ई, विकल्प ए टीला। बाकी के जो तीनों अर्थ हैं श्रेष्ठ, बड़ा और उठा हुआ, वो तीनों ही जो है वो उच्च के समानार्थी शब्द है, उच्च के समानार्थी शब्द है। हमारा अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अनाज का पर्यायवाची शब्द है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए देखिए, विकल्प ए चाह, विकल्प बी सस्य, विकल्प सी रूपा और विकल्प डी सलिल। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा विकल्प बी सस्य, विकल्प बी सस्य। ठीक है, बाकी के विकल्पों में यदि हम देखें तो चाह जो होता है, चाह का जो पर्यायवाची होगा वो होगा ईप्सा, ईप्सा या अभिलाषा, ईप्सा या अभिलाषा। ठीक है, या इच्छा भी बोल सकते हैं हम, इच्छा, इच्छा। ये किसके पर्यायवाची होगा भाई? चाह के हो गए। ध्यान रखिएगा रूपा जो होता है ये चांदी का पर्यायवाची होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। रूपा जो है वो चांदी का पर्यायवाची होता है। और जब थोड़ा सा आप इतिहास को देखते हैं तो इतिहास के संदर्भ में मैं आपको बताता हूं कि चांदी का जो प्राचीन काल में सिक्का चलता था, चांदी का सिक्का, उसे रुपिका के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? रुपिका के नाम से जाना जाता था, रुपिका। और वही रुपिका वर्तमान में जो परिवर्तित हुआ वो रुपया से होते हुए रुपया। ठीक है, रुपया, रुपया और फिर ये रुपया में परिवर्तित हुआ, रुपया में परिवर्तित, जो कि वर्तमान में हमारी क्या है? हमारी मुद्रा है, वो कि वर्तमान में हमारी मुद्रा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चांदी की मुद्रा जो थी उसे हम रूपिका के नाम से जानते थे और वो किससे बना था? रूपा शब्द से बना था, रूपा शब्द से बना था। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए आप लोग देखिए कई स्त्रियों का नाम भी जो होता है वो रूपा होता है। ठीक है, रूपा, रूपा का मतलब श्वेत या गौर वर्ण वाली स्त्री जो है वो रूपा, क्योंकि देखिए चांदी का कलर कैसा होता है? सफेद होता है ना, सफेद होता है। तो उसी कारण उस मतलब स्त्रियों को, गौर वर्ण की जो स्त्री होती है उसको हम रूपा भी बोलते हैं। ठीक है, रूपा भी बोलते हैं या गौरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, गोरे रंग के कारण उसको गौरी भी बोल सकते हैं। विकल्प डी जो है सलिल, सलिल जो है वो साथियों पानी का पर्यायवाची होता है, लिख लीजिए। सलिल जो है वो पानी का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न पूर्ण होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो विकल्प देखते हैं, विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है फणी और उरग, दूसरा विकल्प है पुरंदर और अमरपति, तीसरा विकल्प है सरोवर। ये शब्द थोड़ा सा आप सही कर ले, ये पुष्कर ना होकर, पुष्कार ना होकर के पुष्कर होगा। तो यहां पे इसको जरा आप संशोधित कर लीजिए, पुष्कार ना होकर के क्या होगा? पुष्कर हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा। विकल्प डी जलधि और अम्बुद, विकल्प डी जलधि और अम्बुद। तो अम्बुद, तो अब यहां पर जरा देखते हैं। तो पहले पूछ रहा है इसमें पर्यायवाची का सही, पर्यायवाची का युग्म सही नहीं है, जो नहीं है। तो यहां पे जरा देख लेते हैं। तो यहां पर इसका आंसर जो होगा वो होगा जलधि और अम्बुद, जलधि और अम्बुद। अगला देखते हैं प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। यहां पर देखिए पहला है कि जो दो युग्म दिए हैं, अब जैसे ये फणी और उरग दिया हुआ है, तो देखिए यहां पर ये प्रश्न क्या कह रहा है कि फणी और उरग जो है वो क्या किसी एक ही शब्द के पर्यायवाची है? तो हाँ बिल्कुल है। फणी और उरग जो है वो किसके पर्यायवाची होते हैं साथियों? सांप के पर्यायवाची होते हैं, सांप के। तो ये दोनों ही पद जो है
वो एक ही शब्द के पर्यायवाची है। ठीक, इसी प्रकार से रखे पुरंदर और अमरपति जो है, पुरंदर और अमरपति जो है वो दोनों किसके, वो इंद्र के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची है, इंद्र के पर्यायवाची है। इसी प्रकार से यहाँ सरोवर और यदि पुष्कर की हम चर्चा करें तो ये दोनों ही जो है वो तालाब के पर्यायवाची हैं। दोनों ही जो है वो किसके, तालाब के पर्यायवाची है। परंतु जलधि और अम्बुद जो है वो अलग अलग पदों के हैं। तो याद रखिए जलधि जो है, ध्यान रखिएगा, जलधि जो है वो तो समुद्र का पर्यायवाची है। जलधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है और अम्बुद जो है साथियों वो बादल का पर्यायवाची है। किसका, बादल का पर्यायवाची। तो देखिए यहाँ पर जो दो शब्द युग्म है, युग्मों का जो समूह है, ठीक है, वो अलग अलग शब्दों का अर्थ दे रहा है, अलग अलग शब्दों के अर्थ दे रहा है। इस प्रकार से ये युग्म जो है वो सही नहीं होगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा लोकोक्ति एवं मुहावरे से है। साथियों हाई कोर्ट की परीक्षा के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की परीक्षा के लिए लोकोक्ति और मुहावरे जो है ये एक विशेष टॉपिक है जिसका क्वेश्चन उस परीक्षा में, विगत जो भी परीक्षाएं हुई है उसमें पूछा जाता ही रहा है। तो याद रखिएगा कि हाईकोर्ट की परीक्षा में जो निर्धारित प्रश्न संख्याएं हैं उसमें से आपको 2 या 3 प्रश्न जो है कम से कम 2 प्रश्न तो आपको लोकोक्ति और मुहावरे से मिलेंगे ही, और अधिक से अधिक भी इनकी संख्या हो सकती है। तो अपने आगे के सेगमेंट्स में भी हम इस टॉपिक को लेकर के प्रयास करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है लोकोक्ति और मुहावरे हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराए। अगर समय रहा तो हम लोग टॉपिक्स वाइज भी क्या करते हैं, एक सत्र का आयोजन कर लेंगे। हम एक सत्र का आयोजन करेंगे जिसमें सिर्फ लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित प्रश्नों पर ही चर्चा होगी और इम्पोर्टेंट जो लोकोक्ति मुहावरे होंगे वो आपके सामने हम लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, तो दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है, ये दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है। तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए प्रतिवाद करना, विकल्प बी गहरी दोस्ती, विकल्प सी पीछे पड़ना, या डी गहरी दुश्मनी। तो दांत काटी रोटी का मतलब होता है बी गहरी दोस्ती, इसका अर्थ होता है गहरी दोस्ती। ठीक है, दांत काटी रोटी का अर्थ होता है बहुत गहरी दोस्ती। अगला क्वेश्चन, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है, यानी ऐसी लोकोक्ति जिसका प्रयोग सदैव एक समान स्थिति में रहने के संदर्भ में होता है, उसका हमें यहाँ पे चयन करना है। तो विकल्प देखते हैं कि पहले है भागते चोर की लंगोट ही रही। ठीक है, भागते चोर की लंगोट ही रही। विकल्प बी सांच को आंच नहीं, विकल्प सी सहज पे सो। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भी सुधार लेंगे, यहाँ पर पे की जगह होगा सहज पके। देख लीजिएगा, सहज पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा होए। और डी सावन हरे, ये भी देखो थोड़ा सा हरे हरे ना होकर के हरे होगा, सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों वो विकल्प डी होगा, सावन हरे न भादो सूखे। इसका मतलब क्या हुआ कि ना ही सावन में हरे हैं ना ही भादों में सूखे। इसका एक सामान्य अर्थ का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति है वो उस पर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सदैव एक समान स्थिति में रहने वाले व्यक्ति के लिए जिस लोकोक्ति का प्रयोग होता है वो होता है सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, एक बार जरा देख लेते हैं। सहज पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा होए का अर्थ होगा, इसका अर्थ जो होता है साथियों वो होता है सोच विचार कर कार्य करना, सोच विचार कर कार्य करना, सोच विचार कर कार्य करना। ठीक है, सांच को आंच नहीं, ये बहुत चर्चित मुहावरा है। ठीक है, सांच को आंच नहीं का मतलब होता है सत्य को कोई भय नहीं होता, सत्य को कोई भय नहीं होता, सत्य को कोई भय नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का। ठीक है, इसीलिए आप देखें जो सच्चा व्यक्ति होता है वो किसी से
भयभीत नहीं होता, वो किसी से डरता नहीं है। और भागते चोर की लंगोट ही रही, तो इसका मतलब होता है कि जो मिले वही अच्छा, जो मिले वही अच्छा, ठीक है, जो मिले वही अच्छा, यानी पूरा ना मिलने की अपेक्षा, या इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, पूरा ना मिलने की जगह, पूरा ना मिलने से जो मिले वो अच्छा, जो मिले वो अच्छा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भागते चोर की, या कभी कभी हम लोग बोलते हैं भागते भूत की लंगोट, भागते भूत की लंगोट। तो ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ हो जाएगा पूरा नहीं मिलने से जो मिल रहा है वही ले लीजिए, वही मिलना ही उत्तम होता है, वही मिलना ही उत्तम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या होगा। तो विकल्प देखते हैं, मोल तोल कर बदनाम होना, ये तो कुछ होता ही नहीं है, क्या कोई चाहता है कि जोल तोल करके बदनाम होना। बी, गुणवान का बदनाम। सी, दोष किसी और पर और नाम किसी और का। और डी, ऊंट का सदा एक रस, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प सी, दोष किसी और का और नाम किसी और का, यानी लश्कर में ऊंट बदनाम। लश्कर का मतलब होता है झुंड, समूह, ठीक है। तो कई समूह में किसी एक का बदनाम होने का मतलब हो गया कि कार्य कर कोई और रहा है, उसकी जगह बदनामी जो है नाम किसी और का रहा है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी, दोष किसी का और नाम किसी और का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है आपका, याद रखिएगा। ये भी बहुत चर्चित कहावत है कि कहावत का अर्थ क्या है। तो इसका विकल्प है धर्म संकट की स्थिति, और विकल्प बी दोनों में दोष, विकल्प सी मरीज वैद्य में संपर्क, और डी दोनों का त्याग। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा धर्म संकट की स्थिति। कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, यानी धर्म संकट की स्थिति में होना के लिए ये हम कहावत का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंगारे पर पैर रखना। अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो विकल्प देखते हैं, समझदार होना, विकल्प बी जोखिम मोल लेना, विकल्प सी मूर्ख होना, या विकल्प डी नुकसान होना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा अंगारे पर पैर रखना, इसका सही आंसर होगा विकल्प बी जोखिम मोल लेना। हम लोग कहते नहीं कि उसने क्या कहते हैं, लड़ाई में शामिल होकर के अंगारों पर पैर रखा। अंगारों पर पैर रखा का मतलब क्या हुआ, लड़ाई में शामिल होकर के उसने एक बहुत जोखिम मोल लिया, जोखिम या खतरे का जो काम है वो उठाया, ठीक है, बिगड़ा उठाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जोखिम मोल लेना। अगला प्रश्न हमारा जो है साथियों वो तत्सम और तद्भव से है। ये भी हमारे सिलेबस के अंतर्गत मेंशन है हाई कोर्ट में, तत्सम और तद्भव। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है तो इसका मतलब ये पूछ रहा आपसे इन चार विकल्पों में से आपको तत्सम का चयन करना है। किसका चयन करना है, तत्सम का चयन करना। तो जरा देखें, विकल्प देखते हैं। विकल्प ए गिरिस्ती, विकल्प बी पांव, विकल्प सी द्वार, और विकल्प डी सायम। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सायम। ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, जिसका तद्भव होगा शाम, ठीक है। अब जरा हम बाकी के प्रश्न देख लेते हैं। तो ये जो गिरिस्ती है ये तद्भव है, ठीक है, द्वार जो है ये तद्भव है, और पांव जो है ये तद्भव है। और इन तीनों के जो तत्सम होंगे वो क्रमशः क्या होंगे, गिरिस्ती का तत्सम होगा गृहस्थी, पांव का तत्सम होगा पाद, और द्वार का तत्सम होगा द्वार। तो इस प्रकार से हमारे इसके विकल्प हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा है 24वां, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, ठीक है। विकल्प ए नाविक, विकल्प बी केवल, विकल्प सी मल्लाह, और विकल्प डी केवट, ठीक है। तो पेपर के दृष्टिकोण से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैवर्त शब्द का जो तद्भव रूप होगा साथियों होगा विकल्प डी केवट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा
ससुर का तत्सम शब्द है, ससुर का तत्सम शब्द है। अब यहां पर सिर्फ वर्तनी का अंतर है, ये ससुर, श्वशुर, श्वश्रु या सस्वर। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा विकल्प बी, स्वसुर। विकल्प बी, स्वसुर जो है इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अपने आगे और अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और हमारा अंतिम प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है, ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है। तो इसके विकल्प, विकल्प ए दृश्य, विकल्प बी धृष्ट, विकल्प सी पुष्ट और विकल्प डी दुष्ट। तो साथियों इस प्रश्न का भी जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा विकल्प बी, यानी ढीठ का जो तत्सम रूप होगा वो धृष्ट कहलाएगा। ठीक है, धृष्ट कहलाएगा। और ढीठ जो शब्द होता है, ठीक है, ढीठ या धृष्ट शब्द जो होता है वो ऐसे के लिए प्रयोग होता है जिसके स्वभाव में आसानी से क्या परिवर्तन, या जिसके विचारों को आसानी से परिवर्तित ना कर सके। ठीक है, तो साथियों ये जो हमारा आज का सेशन था, ठीक है, वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आज का सेशन जो है वो आपके लिए लाभकारी होगा और इससे आप सभी लाभान्वित होंगे। तो आज हमने जो भी चर्चा में अपने बिंदुओं को शामिल किया है या जिन प्रश्नों पर अपनी चर्चा की है और उनकी व्याख्याओं को किया है, वो शब्द को, उन सभी को आप क्या कहते हैं, किसी पुस्तिका में नोट करके उसको पढ़ें, उससे संबंधित चीज़ों को इकट्ठा करके, ठीक है, अपनी जानकारी में वृद्धि करें। अपनी आगे की कक्षाओं में हम हाईकोर्ट की परीक्षा से संबंधित सिलेबस को लेते हुए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी घर पर सुचारू रूप से अपनी तैयारी को करते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी आज की कक्षा को विराम देता हूं। आप सभी को जय हिंद।